बच्चों, अब हम आ चुके हैं पेज नंबर 9 पर फर्स्ट चैप्टर के। आप भी अपनी बुक्स को ओपन करें और पेज नंबर 9 को निकालिए। हम लोग फर्स्ट लाइन को अब यहाँ पर रीड करेंगे और साथ ही साथ देखेंगे कि इस पूरे पेज में और क्या नई इंफॉर्मेशंस सेंस ऑर्गन्स और उससे रिलेटेड हमें दी गई है, क्या नया सीख सकते हैं, ये अब हम जानने की कोशिश करेंगे। चलिए, क्या लिखा है यहाँ पर? Sit near a desk, tap the desk once with your hand, listen carefully। आप किसी डेस्क यानी जिस मेज पर बेंच पर आप बैठते हैं स्कूल में या कोई टेबल हो, उसके पास आप बैठिए और उस टेबल पे या बेंच पर आप हल्का सा थोड़ा सा उसको टैप कीजिए, यानी आप हल्का सा उस पर बजाइए अपने हाथों से, कुछ तो भी उस पर आवाज़ करने की कोशिश कीजिए। Now put your ears on the desk as shown in the picture। अब यहाँ पर आप राइट हैंड साइड पे एक पिक्चर देख रहे हैं कि यहाँ पर एक लड़का जो है वो कुछ तो भी अपना कान यहाँ पर उसने रखा हुआ है। ये टेबल है, ठीक है, ये पूरी तरह से टेबल है। ओके, तो ये टेबल का ऊपर का जो प्लेटफॉर्म होता है उस पर उसने अपना कान रख दिया है और इस हाथ से वो धीरे 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 कुछ उसको टैप करते जा रहा है, बजा रहा है। एक बार उसने टैप कर दिया शायद। तो यही बताया कि नाउ पुट योर ईयर्स ऑन डेस्क एज शोन इन द पिक्चर, कि पिक्चर में जिस तरह से बताया गया है उस तरह से आप अपना एक कान उस डेस्क पर रख दीजिए। टैप ऑन द डेस्क वंस अगेन विथ योर हैंड, और अपने हाथों से एक बार और आप कुछ बजाने की या आवाज़ उस डेस्क पर निकालने की कोशिश कीजिए। लिसन अगेन, और दोबारा सुनिए। वॉज देयर एनी डिफरेंस इन द साउंड ऑफ द टैप? क्या इसमें जो टैप आपने किया था उस डेस्क पर, उसके जो साउंड है, आवाज़ है, उस पर आपको किसी तरह का डिफरेंस यानी कुछ अलग लग रहा है? किस तरह का अलग? कि उस तरह का अलग कि जब आपने पहली बार डेस्क पर आपने हाथ रखा था या बजाया था आपने, ठीक है, तब आपने कान को अपने डेस्क पर नहीं लगाया था, आप सिर्फ उसके सामने बैठे थे और आपने अपने हाथों से वहाँ पर उस डेस्क को टैप किया। वो साउंड आपको अलग सुनाई देगा। और जब आप अपना कान डेस्क पर रख देंगे और फिर आप जब उसको टैप करोगे तो वो साउंड आपको अलग तरह का सुनाई देगा। तो यहाँ पर यही पूछा गया है कि वॉज देयर एनी डिफरेंस इन द साउंड ऑफ द टैप? तो इसका मतलब है, इसका आंसर होगा हाँ, कि वहाँ पे जो है वो डिफरेंस हमें महसूस हुआ है। तो वो डिफरेंस क्या महसूस हुआ है? व्हेन आई पुट माई ईयर ऑन डेस्क द साउंड वॉज शार्पर, कि मैंने जब अपना कान अपने डेस्क पर रखा और जब मैंने उसके हाथों से अपने हाथों से उसको बजाया तो मुझे लाउडर और शार्पर आवाज अपने कानों में सुनाई दी, यानी खुद के कानों में। नेक्स्ट पढ़ते हैं। दिस इज हाउ स्नेक्स हियर। इसी तरह से स्नेक्स का मतलब होता है सांप, हियर सांप सुनते हैं। दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर्स विच यू कैन सी। दे यानी किनको? कि सांपों को। सांप को एक्सटर्नल ईयर्स, जिस तरह से हमारे कान अलग से हमें बाहर से नज़र आते हैं और जो अदर एनिमल्स हैं उनके भी जो हमने अभी स्टडी किया था, जैसे गाय हो गई, एलिफेंट्स हो गए, ठीक है, और भी कई तरह के एनिमल्स हो गए, बफेलोज हो गए, डियर हो गए, तो इनके हमें कान दिखाई देते हैं। लेकिन जो सांप होते हैं, स्नेक्स होते हैं, उनके कान हमें नहीं दिखाई देते। तो इसका मतलब ये है कि उनको कान होते हैं या नहीं होते हैं? तो उनको इंटरनल ईयर्स होते हैं, उनको एक्सटर्नल ईयर्स नहीं होते। एक तरह से हम बोल सकते हैं कि वो वाइब्रेशंस को महसूस करते हैं। दे ओनली फील वाइब्रेशंस ऑन द ग्राउंड। सांप जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ जमीन पर वाइब्रेशन यानी कंपन को महसूस करते हैं और उसी कंपन्स को वो अपने ब्रेन तक जाता है उनका, और वो उसी से अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं कि आगे क्या है, यानी वो कानों से
नहीं सुनते हैं, वो सिर्फ महसूस करते हैं वाइब्रेशंस, जो वाइब्रेशंस कहाँ पर होते हैं, ऑन द ग्राउंड्स। साउंड्स सेंड मैसेजेस। साउंड एक का मतलब होता है आवाज, मैसेज यानी संदेश, सेंड का मतलब होता है भेजना, कि जो साउंड्स होते हैं उनके जरिए हम मैसेज एक जगह से दूसरी जगह पे या किसी को हम मैसेज या कोई संदेश भेज सकते हैं, या हम उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। एक तरह से कहें कि कम्युनिकेशन कर सकते हैं हम उन्हें कुछ इशारों में या आवाज़ से या अलग अलग तरह के साउंड से उन्हें कुछ बताने की कोशिश कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें 3 तरह के आपको ये दिए हैं, पॉइंट्स दिए हैं यहाँ पर। इन 3 पॉइंट्स को हम लिखने समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, हाई अप ऑन अ ट्री अ लंगूर वार्न्स अदर ऑफ डेंजर्स लाइक अ टाइगर और लेपर्ड्स। अब देखिए यहाँ पे हमें लेफ्ट हैंड साइड तरफ एक फिर से पिक्चर दिया गया है, जो यहाँ पे ये मंकी का पिक्चर है जो कि पेड़ पर बैठा है। तो इस मंकी को लंगूर बोला जाता है। मंकीज की कई अलग अलग प्रजातियां आती है। तो ये जो काले मुंह का बंदर होता है, जो बड़े होते हैं हाइट में और हेवी होते हैं, ये इनको बोला जाता है लंगूर्स। तो यहाँ पर कहा गया है कि ये जो बंदर होते हैं हाई अप ऑन अ ट्री, की ऊंचे पेड़ पर लंगूर बैठकर वार्न करते हैं, यानी वो सावधान करते हैं। वार्न करना यानी सावधान करना। किसको करते हैं वो सावधान? वो करते हैं अदर्स ऑफ द यानी इन्हीं के दूसरे बंदरों को और दूसरे एनिमल्स को। डेंजर लाइक टाइगर और लेपर्ड, ये ऊंचाई से चारों तरफ नजर रखते हैं। एक बंदर ऊपर ऊंचाई पर बैठा होता है और वो चारों तरफ नजर रखता है, देखते रहता है कि कहीं कोई टाइगर, लेपर्ड या कोई ऐसा जंगली जानवर न आ रहा हो जिनसे इनकी जान को धोखा हो, या इनके जो बच्चे होते हैं उनको किसी तरह का नुकसान हो, या किसी तरह का कोई ये परेशानी महसूस कर पाए। तो यहाँ पर ये बंदर जो होते हैं अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालते हैं और अपने जो दूसरे साथी होते हैं उनको ये वार्न करते हैं। द लंगूर does this by making a special warning call। अब ये जो लंगूर्स होते हैं ये एक तरह के खास, स्पेशल यानी खास, वार्निंग कॉल यानी क्या कि आवाज निकालकर सतर्क करना अपने दूसरे फ्रेंड्स को या अपने ग्रुप के दूसरे बंदरों को, लंगूर्स को। वो कैसे करते हैं? अलग अलग तरह की एक स्पेशल वार्निंग कॉल यानी एक अलग सी आवाज निकालते हैं। तो वो आवाज जो होती है वो सभी बंदर्स जो उसके ग्रुप में होते हैं वो उस आवाज को पहचानते हैं कि ये जो आवाज निकाल रहा है इसका मतलब है कि शेर या चीता या लॉयन या अदर जो दूसरे एनिमल्स हैं जो हमारा शिकार कर सकते हैं, जिनसे हमें या हमारे बच्चों को धोखा हो सकता है, तो वो कहीं आसपास है। तो हमें तुरंत यहाँ से हटकर सुरक्षित जगह पे यानी पेड़ पर, ऊंचे पेड़ पर चढ़ जाना चाहिए। तो ये इनको यहाँ पर मैसेज देता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे यहाँ पे, बर्ड्स also give alarm calls to warn about the danger। जिस तरह से ऊपर लंगूर यानी मंकी अलार्म कॉल देता है, वार्निंग कॉल देता है, ठीक उसी तरह से जो दूसरे बर्ड्स होते हैं वे भी इसी तरह से अपने फ्रेंड्स को, अपने परिवार को या अपने ग्रुप को वार्निंग कॉल्स देते हैं। किसकी? तो डेंजर की, किसी धोखे की। Some birds even have different sounds for different kinds of danger। अब इनमें से कुछ पक्षी जो होते हैं उनके पास अलग तरह के साउंड होते हैं अलग अलग खतरों के लिए। ठीक है, कि कुछ डेंजर्स कैसे होंगे तो उसके लिए अलग साउंड बनाएंगे, कुछ के लिए अलग, तो किसी अलग के लिए अलग। तो इस तरह इनके पास अलग अलग साउंड और साउंड का आवाज होता है। For example, there is a different warning call if the enemy is coming from the sky or if the enemy is coming on the ground। अब ये जो पक्षी होते हैं, बर्ड्स होते हैं, ये चारों तरफ अपनी नजर रखते हैं। जिस तरह से मंकी पेड़ पर बैठकर सब दूर देखता है, उसी तरह से इनके भी कोई एक
बर्ड या कोई एक अलग से अपनी वो रखवाली करता है, वो देखरेख करता है कि कहीं से कोई डेंजर या प्राणी नहीं आ रहा हो जो इनको पकड़ ले या इनका शिकार कर ले। तो इनके पास जो साउंड होते हैं वो इनके अलग अलग एनिमीज होते हैं, जो फॉर एग्जांपल कि आसमान से आने वाले या कुछ दूसरे जो बड़े पक्षी होते हैं जो छोटे बर्ड्स को पकड़कर शिकार करते हैं उड़ने वाले, उनकी उससे यदि कुछ खतरा होगा तो उसके लिए अलग साउंड है इनके पास में। और यदि जमीन पर से कोई जानवर एनिमल घात लगाकर बैठा होगा और इनके तरफ बढ़ रहा होगा तो उसके लिए अलग सा साउंड है, ताकि अलग अलग साउंड से जो ग्रुप है वहां पर जो आराम कर रहा है या अपना खाना खा रहा है वो ग्रुप को पता चल जाए कि जो खतरा है वो कहाँ से आ रहा है, आसमान से यानी स्काई से आ रहा है या जमीन पर से। तो ये जो वार्निंग कॉल्स हैं जब आता है तो ये सब के सब तुरंत वहां से अपने आप को हटा लेते हैं और किसी सुरक्षित सेफ प्लेस पर, चाहे वो पेड़ हो या उनका घोंसला हो या कोई और दूसरी जगह की प्लेस हो, वहां पर उड़कर चले जाते हैं या बैठ जाते हैं। तो इस तरह से ये अपनी और अपने ग्रुप की जान बचाते हैं डेंजर से। थर्ड पॉइंट हम देख लेते हैं यहाँ पर, फिशेस गिव अलार्म कॉल बाय इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। अब जो मछलियां होती हैं वो भी कुछ इसी तरह से पानी में रहकर अपने फ्रेंड्स को, अपने ग्रुप को या दूसरी मछलियों को, अपने जैसे दिखने वाली दूसरी मछलियों को वो वार्निंग कॉल्स देती है कि हमें यहाँ पर खतरा है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। तो वो वार्निंग कॉल आवाज़ निकाल कर तो दे नहीं सकती क्योंकि पानी में होते हैं वो, तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स पास करते हैं अपने शरीर से, या उनके बॉडी में कुछ सेंसर्स होते हैं, ऐसे सेंसर्स होते हैं अलग से, जिससे इलेक्ट्रिक इम्पल्स निकलते हैं। तो उस इलेक्ट्रिक इम्पल्स के जरिए वो मैसेज देते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स निकल कर क्या करते हैं कि आसपास के एरिया में चारों दिशाओं में, नीचे ऊपर आगे पीछे सभी दिशाओं में फैल जाते हैं। तो वो जो दूसरे ग्रुप के फिश होती हैं वो उस इम्पल्स को, सिग्नल्स को कैच कर लेते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि हमें ये वार्निंग कॉल आया है हमारे ग्रुप के किसी एक सदस्य के जरिए। तो वो भी वहां से तुरंत हट जाते हैं और सेफर जगह पर चले जाते हैं। आगे देख लेते हैं क्या लिखा है यहाँ पर, सम एनिमल्स स्टार्ट बिहेविंग इन डिफरेंट वे व्हेन एन अर्थक्वेक और स्टॉर्म इज अबाउट टू कम। कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो अलग तरह का बिहेव करते हैं, यानी बर्ताव करते हैं। कब करते हैं कि इन डिफरेंट वे, अलग तरह का, व्हेन अर्थक्वेक यानी भूकंप। भूकंप क्या होता है बच्चों, ये आपको पता होगा, यदि आप नहीं समझते हैं तो मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश आपको करता हूं कि भूकंप वो होता है कि धरती में, धरती का हिलना, प्लेटों का हिलना, या धरती के नीचे कहीं पर धरती का अंदर ही अंदर हिल जाना या टूट जाना। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि वो धरती वहां से खिसक जाती है, या वहां पे एक गड्ढा हो जाता है अंदर ही अंदर, या एक जोरों से कंपन होने लगता है। तो जिसकी वजह से शॉक वेव्स बनती है, यानी, और उस अर्थक्वेक जहां पर वो हुआ है उसके चारों ओर वो वेव जो है ट्रेवल करती है और धरती की सतह के ऊपर टॉप मोस्ट लेयर तक वो आती है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि कई बार बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, पेड़, रास्ते, पुल, डैम्स, ठीक है, तो ये टूट जाते हैं, गिर जाते हैं। तो इससे कई लोग उन घरों में दब जाते हैं, मलबे में दब जाते हैं, तो कई लोग मर भी जाते हैं। और स्टॉर्म इज अबाउट टू कम। स्टॉर्म का मतलब होता है कि मौसम में परिवर्तन, तूफान, आंधी, इस तरह का जब ये आने वाला होता है, यानी आने के पहले। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि सम एनिमल्स, कुछ एनिमल्स स्टार्ट्स बिहेविंग, कि वो अपना बर्ताव ऐसा शुरू कर देते हैं। किस तरह से, अजीब तरह से, डिफरेंट वे, अजीब तरह से। व्हेन एन अर्थक्वेक, कि जब अर्थक्वेक यानी भूकंप या स्टॉर्म, स्टॉर्म का मतलब होता है क्या, आंधी तूफान, आने वाला होता है या आने के पहले। पीपल who live in forest and can observe such behavior of animals come to know of the danger। तो ये जो एनिमल्स होते हैं, यदि ये जंगल में है और जंगल में कुछ जो दूसरे लोग रहते हैं या जहाँ पर इस तरह के एनिमल्स जो होते हैं
उनका इस तरह का अजीब सा बर्ताव देखकर जो लोग होते हैं वो समझ जाते हैं कि ये एनिमल्स कुछ तो भी अजीब सा बर्ताव कर रहे हैं, या तो भूकंप आने वाला है या तो कुछ यहाँ पर दूसरी घटना होने वाली है, या तो आंधी तूफान आ सकता है या कुछ और हो सकता है। तो अब हमें यहाँ पर अपने आप को बचाना चाहिए, तो वो सुरक्षित जगह में चले जाते हैं। अब देखिए जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं कि वो यदि बाहर घूम रहे हो, बाहर शिकार कर रहे हो, बाहर यदि भोजन तलाश रहे हो, तो ऐसे समय पे जब उनको पता चलता है कि अर्थक्वेक या कुछ आने वाला है या तूफान आने वाला है, तो वो भी सुरक्षित जगह पर चले जाते हैं। अर्थक्वेक आने वाला हो तो जो बिल के अंदर, जमीन के अंदर जो बिल बनाकर रहते हैं, जैसे सांप हो गए, चूहे हो गए और भी दूसरे एनिमल्स जैसे चींटियां हो गई, तो इनको अंदर ही अंदर पता चल जाता है, क्योंकि वाइब्रेशंस इनको भी समझ में आते हैं, तो ये भी वाइब्रेशंस को महसूस करते हैं, तो इन्हें पता चल जाता है कि अर्थक्वेक आने वाला है। तो तुरंत वो अपने बिल में से बाहर निकल कर आ जाते हैं और जंगल में खुली जगह पर वो चले जाते हैं। सब के सब एक साथ करते हैं, इनमें कोई वार्निंग कॉल्स एक दूसरे को नहीं दी जाती, सब के सब खुद महसूस होकर खुद बाहर की तरफ भागने लगते हैं। या स्टॉर्म आ रहा है और बाकी के जो दूसरे जानवर हैं, जैसे कि पक्षी हो गए, ठीक है, या कुछ दूसरे एनिमल्स हो गए, चींटियां हो गई या दूसरे जानवर हो गए जो घोंसलों में रहते हैं या जमीन में जाते हैं, जैसे तूफान आने वाला है, तो वो क्या करते हैं कि वो अपने बिलों में अंदर चले जाते हैं, तो वो इस तरह से वो अपनी जान को बचाते। तो इनका ये बिहेवियर देखकर जो इंसान है वो भी इनको देखकर अपने आप को समझ जाता है कि ये यदि भाग रहे हैं, जिसका मतलब है कि कुछ ना कुछ धोखा है, डेंजर होने वाला है, तो हमें भी इनके साथ साथ अपने आप को सुरक्षित जगह पे ले जाना चाहिए। पीपल हु लिव इन फॉरेस्ट, जो जंगल में रहते हैं, एंड कैन ऑब्जर्व सच बिहेवियर, और जो जंगल में रहकर इस तरह के एनिमल का बर्ताव देखते हैं, तो वो भी क्या करते हैं कि डेंजर को जान पाते हैं, जान लेते हैं। तो यहाँ पर ये लिखा गया है। अब यहाँ पर एक बॉक्स बना है बच्चों, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है और इसके आगे एक यहाँ पर डायग्राम दी गई है। उस डायग्राम में कुछ मछलियाँ हैं जो पानी के सतह के ऊपर जंप मार रही है ना, पानी नीचे है और वो पानी के ऊपर आ रहे। आमतौर पर मछलियाँ पानी में ही रहती है, लेकिन ये मछलियाँ पानी के ऊपर आ रही है, जंप कर रही। तो क्या है, हम यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करते हैं, चलिए। In December 2004, few tribes that live in the forest of the Andaman Islands noticed the animals behaving in different manner. They guessed some danger, so they moved away to the safer part of the island. Soon after, the island were hit by the tsunami, but these people were saved. यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो एक सच्ची में घटना घटी हुई है, जो कि 2004 में हुई थी, जब आई थी सुनामी। सुनामी शब्द हो सकता है आपने पहली बार यहाँ पर सुना हो कि सुनामी क्या होती है, ये मैं आपको समझाऊंगा। पहले मैं आपको जो पैराग्राफ में लिखा है वो समझाने की कोशिश करता हूँ। दिसंबर 2004 में फ्यू ट्राइब्स, कुछ आदिवासी लोग या जंगल में रहने वाले लोग, कहाँ पर रहते थे वो, जंगलों में। जंगलों में कहाँ पर, अंडमान निकोबार आइलैंड के। उन्होंने देखा, नोटिस किया, महसूस किया द एनिमल्स बिहेविंग इन डिफरेंट मैनर, कि जंगल के जो भी एनिमल्स हैं वो अजीब सा बर्ताव कर रहे हैं, चाहे वो जमीन में बिल बनाकर रहने वाले हो या खुले में रहने वाले हो या पेड़ों पर रहने वाले हो या समुद्र के किनारे रहने वाले हो या और तो और पानी के अंदर रहने वाली मछलियां तक, इन सभी को उन्होंने देखा और उन्होंने नोटिस किया कि आज इन सब का बर्ताव कुछ अलग है, कुछ शोर शराबा ज़्यादा हो रहा है, अपने घोंसले से बाहर निकल रहे हैं, अपने बच्चों को लेकर भाग रहे हैं या ऊंचे पेड़ों पर चढ़ रहे हैं, दूसरी जगह पर जा रहे हैं, चींटियां भी बाहर निकल गई हैं। दे गेस, उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया, सम डेंजर, कि उन्होंने ऐसा महसूस कर लिया, उन्हें पता चल गया, अंदाज़ा लगाया कि कुछ तो भी खतरनाक होने वाला है, कुछ तो भी है यहाँ पर जो ये इस तरह का बर्ताव कर रहा है। सो दे मूव्ड, उनको देखकर ये लोग भी वहां से निकल गए, जो निचली जगह पर थे वो भी ऊंची जगह पर जाकर अब सबको इकट्ठा करके चले गए। अवे टू अ सेफर पार्ट ऑफ द आइलैंड, जो कि उस आइलैंड की बीच की जगह पे या ऊंची वाली जगह पे होगी
वहां पर वो चले गए जहां पे दूसरे एनिमल्स भी जाने की कोशिश कर रहे हो। सून आफ्टर, बहुत जल्द यानी थोड़ी देर के बाद में, द आइलैंड्स वेयर हिट बाय द सुनामी, वो जो पूरा का पूरा आइलैंड था, वो आइलैंड, उस आइलैंड पर एक सुनामी आई, सुनामी ने हिट किया, वहां पर टकराई। बट दीज पीपल वेयर सेव, लेकिन ये लोग वहां पर बच गए। देखिए बच्चों, यदि उन्होंने एनिमल्स को एब्जॉर्व नहीं किया होता तो ये लोग भी क्या होते हैं कि वहीं पर अपने घरों में रहते, कुछ लोग मछलियां पकड़ रहे होते या कुछ लोग नावों से समुद्र में जा रहे होते, तो सुनामी आती तो ये लोग भी अपनी जान से हाथ धो बैठते और बहुत ज़्यादा जान और माल का नुकसान हो जाता, काफ़ी लोग मारे जाते। अब बच्चों मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि आइलैंड्स क्या होते हैं। यहाँ पे एक शब्द है आपको आइलैंड, क्योंकि आइलैंड होता है, ठीक है। तो आइलैंड बच्चों वो चीज़ होती है जो एक होता है ज़मीन का टुकड़ा होता है ऐसा पूरा, जो कि गोल आकार का या किसी भी तरह का हो सकता है, और इस जमीन के टुकड़े के चारों तरफ पानी होता है। समुद्र आप मान के चलिए, जो बड़ा एरिया होता है इनके चारों ओर पानी होता है। समुद्र में अक्सर आइलैंड पाए जाते हैं जिनको हम बोलते हैं हिंदी में टापू, तो ये होता है आइलैंड, इसे बोलते हैं, ठीक है। बाकी के इसके चारों साइड का हिस्सा पानी में डूबा हुआ होता है, जो बहुत दूर तक पानी ही पानी नजर आता है। अब आ जाते हैं, बात करते हैं सुनामी के बारे में। तो सुनामी क्या होती है बच्चों? सुनामी समुद्र में जो समुद्र के अंदर बहुत बड़ी तरंगे निकलती है। अब वो तरंगे क्यों निकलती है? या तो समुद्र के अंदर भूकंप आया हो कहीं पर, या तो समुद्र के अंदर जो प्लेट्स हैं, प्लेट्स क्या होते हैं, ये आगे जब आप बड़े क्लासेस में जाओगे तो तब आप वहाँ पर समझोगे, पढ़ोगे उसको। प्लेट्स, कोई प्लेट्स नीचे चली गई या उसके ऊपर दूसरी प्लेट आ गई, खसक गई प्लेट्स, ठीक है। या तो अंदर ही अंदर भूस्खलन हो गया, यानी अंदर ही अंदर गड्ढा हो गया, ठीक है, या मिट्टी धंस गई, कुछ भी हम बोल सकते हैं। तो ये जो होता है समुद्र के अंदर, इसकी जो क्षमता होती है, इसकी क्षमता बहुत बड़ी होती है। तो इसका जो असर होता है पूरे के पूरे पानी पर पड़ता है। तो पानी में क्या होता है, इसकी वजह से तरंगे बनने लगती है, वेव्स बनने लगती है। तो इसकी जो वेव्स होती है वो बहुत ऊंची और बहुत बड़ी और बहुत ताकतवर होती है। ये तरंगे धीरे धीरे क्या होती है, तरंगे चल के, बह के, चल के कह सकते हैं, बहुत दूर का रास्ता तय करके जहां पर भी आइलैंड्स होते हैं वहां तक या उसके आगे तक जाने की कोशिश करती, जब तक कि उसके बीच में कोई टकरा न जाए। जो तरंगे होती है वो बहुत दूर की होती हैं, बहुत दूर ट्रैवल करती है और बहुत लंबी लंबी होती है और बहुत ऊंची होती है। तो इससे क्या होता है कि काफी सारा पानी जो होता है आइलैंड में या खुली जगह में, समुद्र के किनारे से आगे अंदर तक, जमीन तक या शहरों तक आ जाता है। तो इससे बहुत नाव भी जो होती है वो भी डैमेज हो जाती है, अंदर के जीव जंतु भी बड़े परेशान हो जाते हैं, और जो किनारे के जो शहर होते हैं वो तक इससे तबाह हो जाते हैं, और जो लोग होते हैं वो तक मारे जाते हैं। तो बच्चों 2004 में ऐसी एक सुनामी आई थी जो कि हमारे अंडमान निकोबार के आइलैंड पर भी आई थी, हमारा कुछ जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पर भी गई थी, मलेशिया में, ठीक है, और वहाँ के भी जापान तरफ भी ये गई थी। इतनी बड़ी सुनामी थी, यानी इतना इसका असर था। आप यदि पुराने वीडियोस देखेंगे 2004 के सुनामी के, तो आप उसको देख पाएंगे कि सुनामी किस तरह की थी और किस तरह का होता है। सुनामी जब आती है तो इसके लिए क्या होता है कि आप जहाँ पर जिस जमीन पर है वहाँ तक आने में इसको हो सकता है कि ये जो लहरें हैं ये 2 घंटे, 4 घंटे या 10 घंटे में ट्रैवल करके आए। काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है समुद्र के अंदर। तो बच्चों ये होती है सुनामी। तो बच्चों मैंने यहाँ पर आपको पेज नंबर यहाँ पर 9 आपको कंप्लीट करवाया है, हमने यहाँ पे समझने की कोशिश की है। आइए अब हम चलते हैं पेज नंबर 10 की तरफ।